तो चलो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आज ऑलमोस्ट 90% कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर कल मैंने एक डाउट क्लास लेने का भी बात कहा था, तो मैं वो समझ कराना चाहता हूँ जहां पे तुम देखोगे कि यूज ऑफ पोलर और यूलर्स फॉर्म। हाँ, मतलब तुम्हें कभी कभी ऐसा सम होता है जिसमें इंफॉर्मेशन कार्टेशियन का दिया रहता है और उसे तुम्हें पोलर में चेंज करना होता है। जैसे प्रॉब्लम मैं बोलूं कि इफ mod of z1 plus z2 is equal to mod of z1 plus mod of z2, then argument of z1 by z2 is equal to। तो ऐसे वाले सम में तो थोड़ा आसान है कि क्यों यूज करना है, क्योंकि तुम देख रहे हो कि जो इंफॉर्मेशन है वो आर्गुमेंट के बारे में पूछ रहा है। तो एक तरीका ये है कि अगर इंफॉर्मेशन तुमसे आर्गुमेंट के बारे में पूछे तो यूज पोलर फॉर्म। ये एक एल्गोरिथम है कि पोलर फॉर्म या यूलर्स फॉर्म यूज करने से चीजें कभी कभी आसान हो जाता है। तो पोलर फॉर्म के लिए एक काम करता हूं कि z1 को मैं इसका, क्योंकि r1 ये तो दिया हुआ नहीं है, तुम्हारे पास जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड 1 ही हो, तो मतलब मैंने मॉडुलस ऑफ ये लिया और आर्गुमेंट ऑफ z1 जो है वो मैंने θ1 लिया। z2 जो है वो r2 cos θ2 प्लस I sin θ2, तो मॉड z2 मेरा r2 है और आर्गुमेंट ऑफ z2 मेरा θ2 है। तो अगर मैं z1 प्लस z2 में लेके जाऊं तो इसका रियल पार्ट जो होगा वो तो तुम जानते हो कि ये और ये इसका रियल पार्ट होगा, और ये जो बच जाएगा साइन वाला वो इमेजिनरी पार्ट होगा। तो रियल पार्ट जो होगा वो होगा r1 cos θ1 प्लस r2 cos θ2 प्लस I टाइम्स ऑफ r1 sin θ1 प्लस r2 sin θ2। तो मॉड ऑफ z1 प्लस z2 अगर मैं करूं तो ये रूट ओवर ऑफ r1 cos θ1 तो मुझे चाहिए मॉड z1 z2 इज इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2। तो इज इक्वल टू ऐसा ही लिखता हूँ, वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो इसका मतलब तब मुझे मिलेगा रूट ओवर ऑफ z1 प्लस z2 मेरा हो जाएगा r1 cos θ1 प्लस r2 cos θ2 का होल स्क्वायर प्लस r1 sin θ1 प्लस r2 sin θ2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r1 प्लस r2। तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूं तो क्या होगा, डायरेक्टली लिख रहा हूं रे, r1 cos स्क्वायर θ1 मिलेगा, देखो ये, और ये r1 स्क्वायर साइन स्क्वायर θ1, तो ये क्या बनेगा, ये r1 स्क्वायर बनेगा प्लस r2 cos स्क्वायर θ2 r2 r2 बनेगा। तो ये तुम्हारे पास बन जाएगा, मैं डायरेक्टली लिखा हूं, प्लस r2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस r1 r2 अगर कॉमन लोगे तो ये cos θ1 cos θ2 पहले वाले के लिए यहां से, और यहां से sin θ1 sin θ2 होने के कारण प्लस sin θ1 sin θ2। तो इस साइड पे अगर स्क्वायर करूं तो r1 स्क्वायर, ये सब देखो ये सब आसान सम है। हाँ, मतलब नहीं ट्रिक नहीं जानते इसलिए प्रॉब्लम हो सकता है, मगर अब तो ये भी तो कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब मुझे मिल गया cos। अब ट्रिक जान गया तो ये सम का कोई औकात ही नहीं है। इज इक्वल टू 1, सॉरी कैंसिल होगा तो इज इक्वल टू 1। तो cos अगर 1 है तो ये तो तभी पॉसिबल था जब θ1 माइनस θ2 0 होगा, मतलब θ1 इज इक्वल टू θ2, मतलब आर्गुमेंट ऑफ z1 इज इक्वल टू कितना, आर्गुमेंट ऑफ z2। तो क्या निकालना था मुझे आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या, आर्गुमेंट ऑफ z1 बाय z2 इज इक्वल टू 0। खेला खत्म। पूछ रहा था न्यूमेरिकल टाइप में होगा तो आंसर 0 लिख लेना, आंसर 0 होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, ठीक है। तो ये एक टाइप है जिसमें तुम क्या करोगे कि तुम देख रहे हो कि कार्टेशियन में दिया रहता है और उसे पोलर में चेंज करना होता है। कल रात के 10 बजे मैंने कहा है कि मैं एक डाउट क्लास लूंगा। अभी तक सर बोलो ट्यूशन संडे को। हाँ, डीपीपी जिन लोगों का क्लास नहीं है वो आ जाना, जिनका क्लास है वो तो फिर मुझे बस ऐसे ही डीपीपी भेजना। ऐसे भी तो तुम लोग डाउट ज्यादा कोई पूछ नहीं रहा है, ठीक है मुझसे। मैं तो फ्रेंकली कह रहा हूँ कि डाउट जितना कम पूछ रहे हो इसका मतलब है कि नहीं कर रहे हो। अभी तुम बोलोगे सर स्कूल का प्री बोर्ड आ रहा है क्या करें, वही वाला बात तो है। वही तो अभी जो प्री बोर्ड के टाइम में जो बंदा मेहनत कर ले वो रिजल्ट दे देता है, ठीक है, वरना बाद में तुम्हें फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, बाद में कोर्स कवर अप करने में। चलो लिखना है तो लिख लो।
टाइमर देना भूल गया था। आगे चलूं? थोड़ा सा। तो बात क्या है ना कि हो गया। शादी बताओ, आगे चलूं? हो गया। हाँ सर। Problem. If Z is unimodular, then locus of Z divided by 1 minus Z square is a line passing through origin, B, a circle, an imaginary axis, a real axis. Solution. सम लिखना है तो लिख लो, 30 सेकंड दे रहा हूं। आगे चलूं? अब ये सम देख के तो देखो, अब ये सम जब देख रहे हो तो तुम्हें तो दिख नहीं रहा है, इसमें तो उस ऊपर में तो आर्गुमेंट था, तो यहाँ पे थोड़ा तुम्हें मेहनत करना होगा, कभी कभी तुम्हें समझ में आएगा। मेरा ये कहना है कि जब मॉड जेड दिया रहता है ना, या जब जेड इज यूनिमॉडुलर होता है, ठीक है, तो कभी कभी पोलर फॉर्म सोच लेना। हाँ, पोलर फॉर्म में तुम्हारे पास आंसर आ जाता है। तो यूनिमॉडुलर का मतलब है कि मैग्नीट्यूड 1 है, तो ठीक है, तब आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर थीटा है तो इससे तो जेड कैसा दिखेगा, क्योंकि आर का तो वैल्यू तब 1 है, ये तो यूनिमॉडुलर कह रहा है, तो ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा है। अब लोकस जेड का नहीं निकालना है, लोकस इस एक्सप्रेशन का निकालना है। मतलब इस एक्सप्रेशन का नाम अगर मैं ई दे देता हूं तो मुझे लोकस इसका निकालना है, जेड बाय 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो अगर मैं जेड के बदले डाल दूं तो ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का होल स्क्वायर। घर में करना जरूरी है, तभी इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। अगर घर में चीजों को तुम नहीं करोगे तो मुझे नहीं मालूम है कि तुम्हें इंटरेस्ट आएगा करने में। cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, मतलब मेरा कहना है कि अभी से लेके जेई मेंस का एग्जामिनेशन अगर मैं मान के चलूं कि अप्रैल में, और एडवांस वाला एग्जामिनेशन तुम्हारे मई में है, तो मेरा मानना है कि तुम 5000 सम्स मैथ्स का सम सॉल्व करो, 5000 प्रॉब्लम्स टोटल, नंबर 1 2 3 करके। जो बंदा 5000 प्रॉब्लम के आसपास चीजों को सॉल्व कर देता है, मैं बोर्ड को मिला के बोल रहा हूँ, हाँ 1000 प्रॉब्लम तो बोर्ड का सॉल्व करोगे ही, तो ठीक है, एवरेज अगर निकालोगे तो एवरीडे 41 प्रॉब्लम्स आता है एवरीडे, आज से लेके अगर जाओगे तो 41 प्रॉब्लम एवरीडे आएगा। तो अगर 5000 प्रॉब्लम तुम लोग सॉल्व कर लेते हो मैथ्स का, 5000, क्योंकि अब 5000 इजी सम तो नहीं मिलने वाला है, इजी स्टफ सब मिला के, और मैं अगर एवरीडे 41 प्रॉब्लम का बात बोल रहा हूँ तो ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। हाँ, तो अब इससे क्या कोई फॉर्मूला तुम्हें दिख रहा है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्या दिख रहा है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा माइनस आई साइन 2 थीटा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा देख के दिमाग में क्या आ रहा है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा देख के दिमाग में मेरे पास आ रहा है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन स्क्वायर थीटा
माइनस ट्वाइस आई साइन थीटा कॉस थीटा। अगर मैं साइन थीटा कॉमन ले लेता हूं तो ये कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा कॉमन लेता हूं तो साइन थीटा माइनस आई कॉस थीटा। क्या कर सकता हूं? लास्ट क्लास कुछ ऐसा मिला था मुझे, लास्ट क्लास कुछ ऐसा मिला था, आई कॉस के साथ है डिनोमिनेटर में, देखो साइन के आगे माइनस आई स्क्वायर ले सकते हैं। आई स्क्वायर ले सकते हो तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक है, मैं ओके। और एक काम कर सकते हो, आई को कॉमन ले सकते हो। हाँ, मैंने लास्ट क्लास जो चीज वही सेम चीज है रे। मैं चाहता था कि कोई बंदा मुझे लास्ट क्लास वाला चीज बोले ताकि आज ये वाला काम करूं। ये भी कर सकता हूं मैं, बात बराबर है, क्योंकि मैं जानता हूं 1/i का वैल्यू माइनस आई होता है। तो ये मेरे लिए हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा ट्वाइस आई साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस आई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो अगर माइनस को कॉमन ले लेता हूं तो ई का वैल्यू क्या हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा, -1 ट्वाइस आई साइन थीटा। ये आई ऊपर चला गया, दिस इंप्लाइज ई इज इक्वल टू क्या हो गया, आई डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा। तो ये आई इंटू 1/2 कॉसेक थीटा होगा। तो बोलो ये प्योरली रियल है या प्योरली इमेजिनरी है? प्योरली इमेजिनरी। तो ई कहाँ पे लाई कर रहा है? अगर ई प्योरली इमेजिनरी तो ई कहाँ पे लाई करेगा तब? ई लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस। तो इसका हेंस आंसर आ गया, ई लाइज ऑन इमेजिनरी एक्सिस। मगर ये भी सही है, अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। हाँ, इमेजिनरी एक्सिस तो जो है वो 0,0 से तो पास करता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए भी सही है, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। दो मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिखना है तो। आगे चलूं? सॉरी, नीचे बाकी लिखना है, मैं आ रहा हूँ।
चलो आगे चलता हूं। प्रॉब्लम, लेट ये z be the complex number such that twice z plus 1 by z is equal to 1 and argument of z is equal to theta. Then find minimum value of 8 sin square theta. सॉल्यूशन सम लिख लोगे एक बार, बस मैं दिखाना चाह रहा हूँ रे, हाँ मैं ट्रिक से दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे लगेगा। मैं मगर फिर से तुम्हें बार बार एक बात बोल रहा हूँ कि जरूरी है कि घर में मेहनत करोगे। हाँ देखो, दो टाइप के प्रिपरेशन होते हैं। एक टाइप होता है ब्लाइंड प्रिपरेशन, मतलब मैं जेई का तैयारी कर रहा हूं तो जेई का तैयारी कर रहा हूं, ना तो कुछ, बस जेई का तैयारी कर रहा हूं। अब जब बच्चा ब्लाइंड प्रिपरेशन करता है तो क्या प्रॉब्लम होता है जानते हो? जब तुम ब्लाइंड प्रिपरेशन करना शुरू करते हो तो तुम्हें जब कोई जेई का नाम बोलता है तो तुम्हें क्या क्या दिखता है? तुम्हें परमुटेशन कॉम्बिनेशन दिखेगा, तुम्हें डेफिनेट इंटीग्रेशन दिखेगा, तुम्हें सर्कल्स दिखेगा। मतलब वो सब टॉपिक्स तुम हर समय यही सोचोगे कि पहले ये टॉपिक को मैं मजबूत कर लूं, उसके बाद जो आसान टॉपिक्स है वो मैं बाद में करूंगा, जैसे स्ट्रेट लाइन है, पैराबोला है, ये सब मैं बाद में, क्योंकि मुझे पहले जो टफर टॉपिक है सबसे उसे स्ट्रॉन्ग करना है। 90% ऑफ द स्टूडेंट जो जेई का तैयारी करते हैं वो ब्लाइंड प्रिपरेशन करते हैं। नीड बेस्ड प्रिपरेशन, मगर रिजल्ट वो बंदा देता है जो नीड बेस्ड प्रिपरेशन करता है। वो जानता है कि पीएनसी अगर मेरा थोड़ा वीक भी है तो उससे कितना सम आएगा, कभी 2 सम आता है, कभी 3 सम आता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन से 1 सम आता है या 2 सम आएगा, सर्कल से 1 या 2 सम आएगा, मगर रिमेनिंग तो कई टॉपिक्स बच गए हैं। नीड बेस्ड प्रिपरेशन, पहले मैं उसे स्ट्रॉन्ग करता हूँ, धीरे धीरे इसे स्ट्रॉन्ग करते हुए जाऊंगा। केवल 10% ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो नीड बेस्ड प्रिपरेशन कर पाते हैं। इसका एक प्रॉब्लम है, हमारा स्कूल जो है वो हर समय ब्लाइंड प्रिपरेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, और स्कूल के एग्जामिनेशन के लिए वो बात सही भी है, क्योंकि स्कूल के एग्जामिनेशन में 100 में से तुम्हारा मेन एम 99, 98, 100 लेके आना होता है। तो उसमें ब्लाइंड बेस्ड प्रिपरेशन चलेगा ही, क्योंकि तुम कोई भी चीज नहीं छोड़ सकते, तुम्हें सब चीज करना है वहां पे। तो छोटे से तुम्हें यही चीज सिखाया गया है कि हर समय जब भी 100 मार्क्स का एक एग्जामिनेशन होता है, क्योंकि तुम्हें 100 लेके आने का मन है, तो तुम ब्लाइंड प्रिपरेशन करते हो कि कोई भी टॉपिक उठाओ, तुम्हें वो टॉपिक को पूरे अच्छी तरीके से जानना पड़ेगा। मगर अब जिस तुम एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हो वहां पे 60% में तुम्हें एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है, और 40% में सिलेक्शन होता है, और 80% में तो टॉप 500 में आ जाते हो। तो याद रखो, ये एक नीड बेस्ड प्रिपरेशन, इस प्रिपरेशन को समझो। इस चीज को जब तक तुम नहीं समझोगे तब तक तुम्हें, जब तक तुम जेई को बोर्ड के नजरिए से देखोगे, मुश्किल हो जाएगा। इस चीज को समझो, और इसमें इंपॉर्टेंट है वही है, फिर मतलब तुम्हें एग्जाम देना होगा, चीजें करना होगा। जैसे लास्ट क्लास एग्जाम लिया था, कुछ बंदों ने एग्जाम दिया, कईयों ने नहीं दिया। नहीं देते हो जो एग्जामिनेशन, तब तो एक ही बहाना होता है, सर स्कूल का चल रहा होता है। मगर फिर वही प्रॉब्लम होगा ना, बाद में आके फिर बोलोगे कि नहीं सर स्कूल का खत्म हो गया, अब मुझे एंट्रेंस का प्रिपरेशन करना है, टाइम नहीं मिलेगा ना। मैंने कहा ना 5000 सम सॉल्व करना है, फरवरी से अप्रैल तक 5000 सम सॉल्व ही नहीं कर पाओगे अगर अभी से शुरू नहीं करोगे तो। प्रॉब्लम शुरू करता हूँ ये वाला। तो आर्गुमेंट ऑफ जेड दिया हुआ है और 8 साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकाल रहा है। तो ये तो देखने से पता चल रहा है कि जेड को, तो मॉड जेड का वैल्यू अभी मैं आर ले लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। और आर्गुमेंट ऑफ जेड अगर मैं थीटा ले लूं तो जेड कैसा दिखेगा? आर टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो मॉड ऑफ ट्वाइस जेड प्लस 1 बाय जेड कैसा दिखेगा? ट्वाइस जेड प्लस 1 बाय जेड इज इक्वल टू 1 है।
तो इसलिए 1/z को याद रखो, 1/z जब लेके जाओगे तो 1/r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ये आई साइन थीटा, और इसे अगर ऊपर लेके जाओगे तो ये इसका कॉन्जुगेट हो जाता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर। तो जब अगर तुम रियल पार्ट इसको एक साथ लोगे तो रियल पार्ट में तुम्हें मिलेगा ट्वाइस आर प्लस 1/r कॉस थीटा, और इमेजिनरी पार्ट में तुम्हें मिलेगा ट्वाइस आर माइनस 1/r साइन थीटा इज इक्वल टू 1। क्या फायदा? तो अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं और मॉडुलस ले लेता हूं तो ये ट्वाइस आर प्लस 1/r कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस आर माइनस 1/r साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्या फायदा? तो ये 2r का होल स्क्वायर एक आएगा प्लस 1/r का एक होल स्क्वायर आएगा प्लस 2 इंटू ट्वाइस आर इंटू 1/r 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब 4r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर इज प्लस 4 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मगर मुझे किसका वैल्यू निकालना है? देखो 8 साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख देता हूं, तो माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसको अगर मैं उस साइड लेके चले जाऊं तो ये 8 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू 3 प्लस 4r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर। क्या निकालना है? 8 साइन स्क्वायर थीटा का क्या वैल्यू निकालना है? बोलो, कोई बोलेगा? मिनिमम। जब तुम यहाँ पे देखते हो इसका मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्या यूज करोगे? कोई बोलेगा? AMGM, क्योंकि इसमें जब तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो तो क्या हो रहा है, चीजें कांस्टेंट हो जा रहा है, इसलिए Constant. यहाँ पे तुम AMGM लगा सकते हो। तो अगर AMGM लगाओगे तो क्या होगा? 4r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू रूट ओवर ऑफ 4r स्क्वायर इंटू 1/r स्क्वायर। समझ में आ रहा है? a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ओवर ab लग रहा है। तो इसका मतलब 4r स्क्वायर प्लस 1/r स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो हेंस क्या आएगा? ये 4 मगर 3 है, तो इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या? 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7। मतलब 8 साइन स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, इसलिए 8 साइन स्क्वायर थीटा का मिनिमम वैल्यू पूछा है। क्या आएगा? 7। किसी को लिखना है तो लिख लो, देखो कैसे यूज हुआ। अब तुम ध्यान से देखो, ये सम और इससे पहले वाले सम तो थोड़ा एक जैसा था ना। अरे यहाँ पे जो मैंने लॉजिक लगाया, चीजें रिपीट तो हो रहा है, Z1 को लेके यहाँ पे लेके फिर ये क्या, फिर यहाँ पे आर्गुमेंट के टर्म में ऐसा आ गया, यहाँ पे ये आ गया, मगर लॉजिक तो दोनों में एक ही था। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, डाउट कहीं पे तो पूछो।
चलो आगे चलूं। हाँ लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू आर होने से वो एक सर्कल था जिसका सेंटर जेड नॉट होता था और रेडियस आर होता था। तो कई बार लोकस तुम्हें दिया रहेगा और तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम पूछेगा ऑफ, कभी एंगल पूछेगा, कभी मॉडुलस पूछेगा, इस टाइप से। एंगल का मतलब आर्गुमेंट, प्रॉब्लम। जैसे अगर मैं पूछूं कंसीडर ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर satisfying P of z where mod of z minus 25i is less than equal to 15. Then find number A mod z का मैक्सिमम। यहां तक लिख लोगे क्या? क्योंकि ये लंबा सम खींचूंगा। हाँ, आर्ग्यूमेंट मॉड सब कुछ बताऊंगा इसी में, एक ही समय सब कुछ बता दूंगा। चलो आगे चलूं। यस मुझे बोलो मॉड ऑफ z माइनस 25i लेस देन इक्वल टू 15 का बाउंड्री क्या होगा? सबसे पहले तो इसका बाउंड्री बोलो क्या होगा। z माइनस 20 माइनस 15 से 25i इज इक्वल टू 15, नहीं माइनस 15 से नहीं, क्योंकि ये मॉड कॉम्प्लेक्स नंबर का है। ये एक सर्कल होगा जिसका सेंटर 25i है और जिसका रेडियस 15 है। तो सेंटर अगर 25i है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में सेंटर कैसा होगा? 0,25। तो अब ये मेरे पास पॉइंट है 0,25 और ये मेरे पास सर्कल है जिसका रेडियस 15 है। ये पॉइंट 0,0 ले लेता हूँ, ये सेंटर ले लेता हूँ। मॉड जेड का मतलब क्या था? मॉड जेड इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ जेड फ्रॉम ओरिजिन। तो इसका मतलब है P जो है वो पॉइंट है जो या तो इस सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है या इनसाइड लाई कर रहा है। तो इस पूरे रीजन में कौन सा पॉइंट ओरिजिन से सबसे सामने होगा, वही पूछ रहा है, जिसका डिस्टेंस सबसे कम हो। तो वो ये पॉइंट नहीं होगा क्या? अलोंग द कॉमन डायमीटर था। कोई भी सर्कल में अगर तुम्हें कोई एक पॉइंट दिया रहता था तो मिनिमम मैक्सिमम डिस्टेंस कैसे निकालते थे? सेंटर से ज्वाइन कर लेते थे, ये मिनिमम डिस्टेंस था, और ये पूरा जब डिस्टेंस लेते थे तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता था। तो इसीलिए ये वाला जो पॉइंट होगा ये मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना मिला? मॉड जेड मिनिमम। तो मॉड जेड मिनिमम तुम्हारे पास क्या होगा? रेडियस 15 है, ये 0.0,25 है, तो ये पॉइंट कैसा दिखेगा? 0,10। तो जेड में स्केलेटन एट कौन से फंक्शन के लिए? जब जेड का वैल्यू 10 आई है। तो मॉड जेड मैक्सिमम किसके लिए होगा? सपोज इसका नाम क्यू है, तो ये मैक्सिमम तो इसके लिए होगा ना तब। तो ये लेंथ कैसे निकालोगे? तो ये पूरा लेंथ तुम जानते हो 25 है और ये लेंथ तुम्हारा 15 है। तो ये 25 प्लस 15 इज इक्वल टू 40। कब? एट जेड इज इक्वल टू क्या? 40i। कोई लिखेगा क्या? फिर आगे चलता हूं। तो
तो 5000 सम मैं कह रहा हूँ, 5000 सम्स करो। एक कॉपी लो, हर दिन रात को कम्युनिटेटिव फ्रीक्वेंसी बनाओ कि आज कितना सम सॉल्व किया, उसमें प्लस करो। आज रात को तुमने 20 किया, कल तुमने 40 कर दिया तो 60 हो गया, उसके बाद 40 हो गया, किसी दिन 50 कर दोगे तो ये 100 हो गया, 150 हो गया। इस टाइप से देखना, जैसे ये सम 500 पहुंचेगा तुम्हें अच्छा लगेगा, 1000 होगा अच्छा लगेगा। ये सम जैसे 3000 पहुंच जाएगा, मैं गारंटी दे दूंगा कि अरे 3000 सम तुमने मैथ्स का सॉल्व कर दिया, जेई मेंस तो क्लियर होने वाला है। 4000 तो अच्छा रैंक, 5000 तो तुम जो रैंक चाहते हो वैसा रैंक। और अगर वो तुम्हारे पास मुश्किल से 1500 2000 हो रहा है, तब मैं कोई गारंटी नहीं लेता हूँ। वो 3000 बाउंड्री लाइन है, मिनिमम एम्प्लॉयमेंट स्कीम वाला बात है। जेड मैक्स इज इक्वल टू, आगे चलो। तो अभी से तुम्हें लगेगा सर आज से 1 शुरू करना है। हाँ, आज से 1 शुरू करोगे ना, 1 2 3 नहीं करोगे। अभी एवरेज है कि हर दिन 41 सम करना है, 1 महीने के बाद एवरेज 55 सम हो जाएगा, 2 महीने के बाद एवरेज तुम्हारे पास और कम हो जाएगा, 80 हो जाएगा। एवरीडे 80 सम्स लगेगा, इम्पॉसिबल है, छोड़ दो, नहीं हो पाएगा। उसके बाद यूट्यूब में मिलेगा क्या, 2 मिनट में जेई मेंस कैसे क्लियर करें, यूट्यूब का वीडियो देखते रहना, वो 2 मिनट में क्लियर करवा देते हैं। आगे चलूं? टाइमर देना भूल गया था, 45 सेकंड दे रहा हूं, लिखना है तो लिख। अपने आप को धोखा मत दो, नौटंकी मत करो, सबसे इंपॉर्टेंट है नौटंकी मत करो। जेई के लिए पढ़ रहे हो, सही मायने से जेई के लिए पढ़ो, जिसके लिए भी पढ़ रहे हो, जेई हो, आइसर हो, जो भी हो, सही मायने में पढ़ो, नौटंकी मत करो। आगे चलूं? हो गया सर। चल, अब सेम सब में अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि मॉड ऑफ z माइनस 10 प्लस 10i के मैक्सिमम वैल्यू को निकालना है या इसका रेंज निकालना है, सपोज तुम्हें इसका रेंज निकालना है, तो 10 माइनस 10i, तो मुझे बोलोगे ये किस किस के बीच का डिस्टेंस है, तो ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है। ये कौन सा पॉइंट है, पी एक्स कॉमा वाई, और ये कौन सा पॉइंट होगा, क्यू 10 कॉमा माइनस 10, यही होगा ना। और ये जो डिस्टेंस है वो पी क्यू है। पी कहाँ पे लाई कर रहा है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। पी जो है वो एक सर्कल में लाई कर रहा है जिसका सेंटर 0,25 है और रेडियस 15 है। क्यू क्या पॉइंट है, क्यू एक पॉइंट है 10 कॉमा माइनस 10। तो अब पी अगर पी जो है वो तो ये पूरा का पूरा, ये ब्लू, ये पूरा है, ये पूरा पी है तेरे पास। तो अब यहाँ पे कौन सा पॉइंट क्यू से मिनिमम दूरी में होगा, क्या क्या लॉजिक था, अगर ये सेंटर है तो सेंटर से क्यू को ज्वाइन कर दे, तो ये वाला जो पॉइंट होगा, ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट जो ए होगा, तो ये मिनिमम कब होगा, देयरफॉर पी क्यू मिनिमम तब होगा जब इफ पी इज इक्वल टू ए। तो इसके लिए मैं अगर तुमसे पूछूं कि पी क्यू मिनिमम क्वेश्चन अगर पूछ रहा है तो पी क्यू मिनिमम है पी ए, और पी ए कैसे निकालोगे, पी ए तुम निकाल सकते हो क्यू सी माइनस सी ए। अब क्यू सी का डिस्टेंस 0,25 10 माइनस 10 निकाल के देख लेना, √325 आता है, माइनस सी ए का डिस्टेंस 15। और वैसे ही पी क्यू मैक्सिमम किसके लिए होगा, पी तो ये पी कोई भी पॉइंट हो सकता है, पी इस रीजन का कोई भी पॉइंट है, तो मैक्सिमम किसके लिए होगा, मैक्सिमम अगर ये पूरा खींच दोगे तो ये इसे मैं बी ले लेता हूँ, पी क्यू मैक्सिमम होगा क्यू बी के लिए और ये क्यू ए के लिए। तो क्यू बी का मतलब √325 प्लस 15,
किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा, किसी को डाउट है तो पूछो। चलूं आगे? नहीं चलो, कभी कभी अब इसी वाले में, जैसे ऊपर वाले में अब कभी कभी वैल्यू भी पूछ देगा, मतलब फाइंड जेड इफ मॉड जेड इज मिनिमम। तो ये तुम्हें वो भी निकालना है जब मॉड जेड मिनिमम हो, तो तुम ये भी निकाल सकते हो। अगर तुम ये पॉइंट ये ले लेते हो तो इसका सेंटर जो है वो क्या है, 0,25। तो मिनिमम तो निकाल ही लिया था, मैं भी क्या बेवकूफ जैसा बोल रहा हूँ, वो तो पॉइंट बता ही दिया ऊपर, जरूरत नहीं है। नंबर 3 वाले में चलते हैं। पी ऑफ जेड तुम्हें निकालना है सच दैट आर्गुमेंट ऑफ जेड इज मिनिमम। तब आर्गुमेंट ऑफ जेड मिनिमम हो तो मुझे कोई बोलेगा ये पॉइंट तुम्हारे पास 0,25 है, ये सर्कल है, आर्गुमेंट ऑफ जेड मिनिमम होना चाहिए, कौन सा होगा? अब आर्गुमेंट क्या था पहले ये बोलो। ओरिजिन से जो जेड डिस्टेंस बनाता था वो मिनिमम है। अब मेरा कहना है कि मेरा जो पी है वो केवल ये पी जो है वो केवल यही लाइन में है, इस सर्कल के अंदर ही पी लाई कर रहा है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अगर तुम अलग अलग लेते जाओगे तो ये टेंजेंट हो गया, फिर सीकेंड बनेगा, फिर सीकेंड बनेगा, मिनिमम आर्गुमेंट किसके लिए होगा? तुम बोलोगे सर बेवकूफ समझते हो क्या, क्लास इसलिए अटेंड कर रहे हैं क्योंकि हम भी जानते हैं। हाँ, किसके लिए? टेंजेंट के। टेंजेंट। तो हो तो गया तब इसका मतलब इसके लिए मिनिमम है। तो अगर मिनिमम दो क्वेश्चन हो सकता है, जेड भी पूछ सकता है, आर्गुमेंट जेड का मिनिमम भी पूछ सकता है। आर्गुमेंट जेड का मिनिमम ये थीटा होगा, मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ, ये एम हो जाता है, ये 90 डिग्री हो जाता है, तो ये 90 माइनस थीटा मतलब ये थीटा हो जाता है। रेडियस 15 है, ये 25 है, तो ओ एम का वैल्यू बाय पाइथागोरस 20 आ जाता है। तो अगर मैं टेन थीटा का वैल्यू पूछूं यहाँ पे, तो टेन थीटा तुम्हारे पास 20/15 होता है अगर तुम ट्रायंगल इसे सी ले लेता हूं, अगर तुम ओ सी एम में या ओ एम सी में बात करो तो हेंस थीटा इज इक्वल टू तुम्हारे पास tan इनवर्स 4/5 आ जाता है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि आर्गुमेंट जेड का मिनिमम क्या होगा, तो आर्गुमेंट जेड का मिनिमम होगा tan इनवर्स 4/5। अब क्वेश्चन पूछेगा किस एंगल के लिए, फॉर विच जेड, किस जेड के लिए, तो वो निकाल लो। अगर ये 20 आ गया तो तुम m का तो वैल्यू निकाल सकते हो ना, कैसा? ये 20 cos थीटा होगा और क्या होगा 20 sin थीटा। तो अगर tan थीटा तुम्हारे पास 4/5 आ गया है, तो ये थीटा है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये कितना, सॉरी 4/5 नहीं ना, 4/3, ये 4/3 हो गया, तो ये 5 है। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, तुम लोग भी नहीं बोल रहे हो, कंसंट्रेट करो, कहीं डाउट है तो बोलो, दुखी कर देते हो मुझे। 20 cos थीटा क्या होगा बोलोगे?
अब बोलना होगा तुम लोग को, नहीं बोलोगे तो मैं भी नहीं लिखूंगा, क्योंकि ऊपर तुम लोगों ने मुझे करेक्ट नहीं 12 किया। 12 20 इंटू कॉस थीटा तुम्हारे पास हो जाएगा 3/5 4 12, और 20 साइन थीटा क्या होगा बोलोगे तो मैं लिखूंगा 20 into 4/5. 4/5 16। तो इससे m का पॉइंट कितना आ गया 12,16। अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछता आर्गुमेंट जेड मैक्सिमम बोलो तो ये किसके लिए होता? मैं अगर तुमसे पूछता आर्गुमेंट जेड मैक्सिमम बोलो तो ये किसके लिए होता? लेफ्ट साइड वाले टेंशन में। लेफ्ट साइड के बोला करो यार, Tangent. बस आप बोला करो ना यार, बोला करो, समझ में तभी तो अच्छा लगेगा। क्लास में तो बोलते थे तुम लोग लेफ्ट हैंड साइड के टेंजेंट के लिए, तो हेंस ये पता ही चल गया। तब ये कितना होगा? अगर ये थीटा है 180. तो ये भी तब थीटा होगा, तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो आर्गुमेंट जेड मैक्सिमम जो होगा वो हो जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स 4/3। और वैल्यू अगर निकालना है, अगर n का वैल्यू निकालना है तो ये तो इसका मिरर ही होगा ना रे। m अगर 12,16 आया तो n क्या आएगा माइनस minus 12,16. वो तो गया। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। आगे चलूं? नहीं सर. इधर तो नहीं, इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी बेलेग एक्सरसाइज होगा, बेलेग चैप्टर ये तो बंद हो गया, कंसंट्रेशन कम है। चलूं आगे? चलो, हाँ सर. अब सेम चीज कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कल लास्ट क्लास में भी तुम लोगों ने देखा था कि मैंने एक लोकस दिया था कि अगर z माइनस z1 प्लस z माइनस z2 इज इक्वल टू k हो और k ग्रेटर देन z1 माइनस z2 हो जाए तो ये क्या रिप्रेजेंट करता था? एक एलिप्स। तो प्रॉब्लम मैं तुमसे पूछ रहा हूं, फाइंड रेंज ऑफ mod of z minus 20 if z minus 2i plus z plus 2i is equal to 8। चलो सॉल्यूशन एक बार सम लिखना है तो लिख लो, 30 सेकंड दे रहा हूं, फिर आगे चलूंगा। तुम्हें z माइनस 20 का रेंज निकालना है। अगर z माइनस 2i प्लस z प्लस 2i 8 है तो
आगे चलूं? हाँ सर। तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ए का वैल्यू 0,2 है, बी का वैल्यू 0,-2 है, के का वैल्यू 8 है, ए बी का लेंथ 4 है, के ए बी से बड़ा है, तो लोकस क्या होगा? इलिप्स। मगर फोकस कहां पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस? तो फोकस अगर वाई एक्सिस में लाई करेगा तो इक्वेशन कैसा दिखेगा? क्योंकि सिमेट्रिकल है, सेंटर तो 0,0 होगा, ए बी से छोटा। बी के तो अगर ए बी से छोटा तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा? ट्वाइस लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस यहाँ पे ट्वाइस बी होगा, और वही तो के था रे 8, मतलब बी का वैल्यू 4। डिस्टेंस बिटवीन फोकाई क्या होगा? ए बी का मतलब ट्वाइस बी इज इक्वल टू 4, मतलब बी का वैल्यू 2 होगा। तो ए स्क्वायर का एक फॉर्मूला था, बी स्क्वायर 1 - e स्क्वायर। तुम बोलोगे सर भूल गए, मैं अभी उसमें इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, जब रिवाइज करोगे तो आ जाएगा। बी स्क्वायर का वैल्यू 16 - बी का। मेरा तो मन है कि जिस टाइप से मैं ये जो डीपीपी अभी तुम लोगों को दे रहा हूँ, इस टाइप से डीपीपी मैं इलिप्स सर्कल सबका दूं। अगर डाउट्स इतना कम आ रहा है या नहीं आ रहा है मैं बोलूं, तो मुझे फिर ऐसा लगता है कि दे के फायदा नहीं है, तुम लोग प्रेशर ही फील करोगे। मतलब देखो अल्टीमेटली क्या होता है कि लास्ट टाइम में जाके डूबना बड़ा एक परफेक्ट चीज है। हाँ, ये एक आदमी का नियम है कि वो लास्ट टाइम में जाके डूब जाता है, और वो मतलब वो हर साल होता है। मतलब मुझे हर समय वो स्टूडेंट्स का तलाश रहता है जो लास्ट 3 महीने में जेई के बारे में ही सोचने का हिम्मत रखें, और वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में मुझे मिलता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जो होता है वो बोर्ड लेवल सोचना शुरू कर देता है, फिर बोर्ड के बाद दोबारा जेई सोचता है। इस टाइम में जो बंदा जेई सोच लेता है वो रिजल्ट निकाल के दे देता है। x²/16, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बोर्ड मत करो, मैं बोर्ड का कल मैंने एक असाइनमेंट सीट भी भेजा। अगर किसी को एओडी की प्रॉब्लम है तो एओडी को मैंने कहा अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो वो सॉल्व करके मुझे भेज दो, मैं चेक नहीं करूंगा, मगर वो सॉल्व करके जब तुम मुझे भेजोगे तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा ना कि एओडी वाला सम सेटला सर ने 15 सम का एक सेट दिया था, मुझसे सब सम्स हो गए, मतलब बोर्ड लेवल का चिंता खत्म हो गया। कितना देर लगता? वो 15 सम सॉल्व करने में मैक्सिमम 1.5 घंटा लगता, मगर उससे क्या फायदा होता कि एओडी का चिंता खत्म हो जाता। अब नेक्स्ट सीट वैसे ही डेफिनेट इंटीग्रेशन का दे दूंगा, उसके बाद मैट्रिसेस का दे दूंगा। तो ये तरीका है कि तुम्हारा वो जो प्रेशर है, बोर्ड लेवल का जो प्रेशर है, उसे कम करने का। मगर ये चीज ये करोगे नहीं, मतलब सॉल्व करके मुझे भेजोगे नहीं, मगर हर समय ये बोलते रहोगे सर एंट्रेंस का नहीं पढ़ रहे क्योंकि बोर्ड के लिए डर लग रहा है। और ये तो और एक कॉमन बहाना तो है ही कि सर फिजिक्स कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं। ठीक है, जो टीचर ज्यादा असाइनमेंट देता है बोलो कि वो सर बाकी सब चीजें पढ़ रहे हैं, तो हो गया, खेला खत्म। ठीक है, मैं सबको नहीं बोल रहा हूँ, सबको दोष नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, बाकी कई लोग पढ़ रहे हो मुझे मालूम है, तो उनसे मेरा असाइनमेंट सीट बात करता है। तो तुम्हें करना पड़ेगा ना चीजें, जब तक चीजों को नहीं करोगे तब तक कैसे हो पाएगा। और मैंने कहा ना कि मुझे ब्रेन नहीं चाहिए, मुझे ये लास्ट 2-3 महीना में वो स्टूडेंट चाहिए जो 12 घंटा 13 घंटा 14 घंटा पढ़ाई कर सकता है बैठ के। मुझे वो स्टूडेंट्स चाहिए। अगर मेरे पास अगर वो स्टूडेंट्स खड़े हैं तो वो मुझे रिजल्ट देंगे, मगर अगर वो स्टूडेंट खड़े हैं जो केवल 6 घंटा 7 घंटा पढ़ते हैं तो वो रिजल्ट नहीं देंगे। साढ़े 9 घंटा वाला भी बच्चा मुझे रिजल्ट नहीं देगा, मैं मानता हूँ। थ्रेशोल्ड एनर्जी है कि तुम्हें डबल डिजिट में मेहनत करना होगा, थ्रेशोल्ड से नीचे पढ़ोगे कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो अगर मुझे ये वाला मिल गया, सॉरी x²/16 नहीं, a का वैल्यू 12 है, मैंने गलती लिखा, ये मैंने गलत लिख दिया, तो इसलिए ये वाला जो मेरे पास होगा, मुझे जो इलिप्स का इक्वेशन मिला वो मिला x²/12 + y²/16 = 1। तो ये मेरे पास इलिप्स है।
सम्स नहीं बनते हैं का मुझे नहीं सुनना है, क्योंकि मैं डाउट क्लियर करता हूं तो मैं क्यों दूंगा हर समय वो सम जो बन जाए तुमसे। अगर सब सम बन ही जाएंगे तब तुम्हें एग्जाम भी देने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में जाके बैठ जाओ, अगर सब सम सभी बन जाए तो। ये वाला है। अब तुम्हें चाहिए मॉड ऑफ z माइनस 20, तो z माइनस 20 किसका पॉइंट है? इसमें दो फंक्शन है ना, 2 पॉइंट है ना, एक पॉइंट x, y और 20 के करस्पॉन्डिंग कौन सा पॉइंट होगा? -20, 20,0, तो ये PA का लेंथ है, तो A जो है वो 20,0 है, क्योंकि इसका जो x इंटरसेप्ट है वो 12 के कारण √12 मतलब 2√3 है। तो अब मुझे बोलो इस पूरे आइलैंड में, अगर ये एक आइलैंड है और तुम A में हो, तो इस पूरे आइलैंड में तुम्हें जल्दी से जल्दी बचने के लिए आइलैंड के ऊपर जाना है, तो कैसे जाओगे? ये एक आइलैंड है और तुम पानी में डूबे हुए हो, तो कैसे जाओगे? सीधा जाओगे, तो तुम्हारा मिनिमम डिस्टेंस तो ये होगा ना, तो ये कितना डिस्टेंस होगा? तो ये पूरा 20 था जिसमें ये 2√3 है, तो ये कितना है? 20 माइनस -2√3, और मैक्सिमम डिस्टेंस अगर जाना है तो तुम 20 प्लस ये डिस्टेंस होगा, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 2√3। तुम बोलोगे नहीं सर ये भी हो सकता है, ठीक है निकाल के देख लो ये कितना हो रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है ये भी हो सकता है तो ठीक है, कि अगर सर नहीं ऐसा है कि एकदम ऊपर, बहुत ही ऊपर चला गया है, ठीक है, हाँ, या तो ये होगा या तो ये होगा, ये भी हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि क्या पता इलिप्स अगर एकदम पतला है, एकदम पतला इलिप्स है जो नीचे खूब ज्यादा जा रहा है, तब जरूरी नहीं है कि वही हो, तब ये मैक्सिमम दूरी होगा तुम्हारे पास। तो निकाल के देख लेना एक बार, वो तुम लोग का काम है, लिखना है तो लिख लो, रेंज आ जाएगा, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलता हूं। तो जरूरी है, मतलब इस वक्त में, क्योंकि मैं जानता हूं कि ब्रेन तो तुम सबके पास है, इसलिए मुझे उस वहां पे शक नहीं है। एक पॉजिटिव एनर्जी वाले का जरूरी है कि नहीं, मैं रिजल्ट देने वाला हूं, सबसे इंपॉर्टेंट तो वो पॉजिटिव एनर्जी है, मैं आध्यात्मिक वाला पॉजिटिव एनर्जी का बात नहीं कर रहा हूं, मैं ट्रू सेंस में बोल रहा हूं, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सही सेंस में जो पॉजिटिव एनर्जी होता है कि हाँ मुझसे हो पाएगा, मैं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ। और दूसरा बात है कि ये होने वाला पॉजिटिव एनर्जी तभी मिलेगा कि तुम 10 घंटा से ज्यादा पढ़ते हो और कोशिश एक माइलस्टोन लेके चलोगे कि मैं 5000 मैथ्स के सम्स को सॉल्व करूंगा जेई से पहले। आसान नहीं है, आसान नहीं है, इसीलिए तो यार एनआईटीज और आईआईटीज के फाइनल ईयर स्टूडेंट घर में बैठे बैठे प्लेसमेंट पा रहे हैं और बाकी के बंदे नहीं पा रहे हैं। रीजन ही यही है ना, क्योंकि कंपनी जानता है कि 18 साल 17 साल की उम्र में वो बच्चा इतना ज्यादा प्रोफेशनल था कि उसने मेहनत किया और फिर उससे एक रैंक मिला, तो इसलिए वो अगर अभी घर में भी बैठा हुआ है तो वो काम कर रहा होगा। हालांकि कभी कभी कंपनी उसमें गलत भी हो जाती है, मगर मैक्सिमम टाइम वो सही को पकड़ते हैं। मगर प्राइवेट कॉलेजेस में जाके वो किसी एक बंदे को अभी नहीं उठा रहे हैं, क्यों उठाएंगे? अगर प्राइवेट कॉलेज से उठाने हैं तो उसके पापा को उठाएंगे ना, जिसने मेहनत करके उस बच्चे को 10 लाख 12 लाख 20 लाख रुपए देके वहां पे पढ़ने के लिए दिया है। चलो लिखना है तो लिख लो। आगे चलो, थोड़ा सा हो गया सर। चलो
प्रॉब्लम। नहीं, अब एक थ्योरी है। हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारे पास एक पॉइंट जेड है और एक पॉइंट ये ज्वाइन कर देता हूं और ये पॉइंट ए ऑफ Z1 है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 मतलब ये आर्गुमेंट ऑफ, अब मैं ये वेक्टर का बात बोलता हूं तो वेक्टर अगर ये मैं ईपी बोलूं, वेक्टर की तरफ मैं देख रहा हूं, तो ये कुछ नहीं था, ये एंगल थीटा था। थीटा का मतलब अगर मैं एक्स एक्सिस से पैरेलल लेके जाऊं एम को, तो ये एंगल PAM था। ठीक है, जेड माइनस Z1 तुम लोग फिजिक्स में देखते होगे मेरे ख्याल में, और ये तुम लोगों ने क्या होगा कि फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर। हाँ, तो मैं तुमसे अगर अभी कभी ये पूछूं कि आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 बाय Z2 माइनस Z1 क्या है, तो ये तुम लिख सकते हो, तब दिस इज नथिंग बट आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2 माइनस Z1 लिख सकते हो। तो अगर मैं डायग्राम तुम्हें बना के दिखाऊं तो Z माइनस Z1 का आर्गुमेंट ये है, सपोज ये P ऑफ Z है, ये A ऑफ Z1 है, तो तुमने देखा ये थीटा था। अब मैं यहाँ पे और एक वैल्यू ले रहा हूं B जो Z2 है, ये अल्फा है, तो ये आर्गुमेंट तो मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ था ना, तो दिस इज नथिंग बट थीटा माइनस अल्फा। मगर थीटा माइनस अल्फा कौन सा एंगल है, थीटा माइनस अल्फा तो ये एंगल होगा। दिस इज नथिंग बट दिस इज एंगल कितना, PAB। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लोगे तो एंगल हर समय पॉजिटिव लोगे, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब लोगे तो एंगल नेगेटिव होता है यहाँ पे। तो आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 जो होगा, ध्यान से देखो, हाँ मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ क्योंकि कल काफी कंफ्यूजन हुआ था इसमें। Z माइनस Z1 जो है, ये अगर मैं मान के चलूं कि PAB मेरा भी पॉजिटिव है एंटी क्लॉकवाइज में, तो Z माइनस Z1 इस ये फाइनल आर्म है, और Z2 माइनस Z1 वो है जो नीचे वाला है। तो इनके बीच वाले का जो एंगल है उसे एंगल PAB कहते हैं। तो मैं अगर तुमसे कभी बोलूं कि मेरे पास एक सेक्टर है A ऑफ Z1, मैं जानबूझ के अब अलग ले रहा हूं, P ले रहा हूं Z2, B ले रहा हूं Z2 और C ले रहा हूं Z3, और मैं कहूं कि एंटी क्लॉकवाइज में मतलब ये वाले में ये एंगल 60 डिग्री है, तो आर्गुमेंट के टर्म में क्या लिख सकते हो, तो आर्गुमेंट ऑफ कौन सा वेक्टर पहले क्या लिखोगे, हर समय आउटसाइड वेक्टर लोगे, हाँ हर समय। तो पहले BA लोगे, फाइनली तुम्हें कौन सा वेक्टर मिल रहा है, BA या BC, फाइनल वेक्टर कौन सा है, AB। फाइनल वेक्टर B से शुरू करोगे, तो फाइनल वेक्टर क्या है, BA। गलत होने से भी बोलो, हाँ, ताकि तुम वो चीज सीखो, क्योंकि यहीं पे बोलोगे तभी सीख पाओगे। BA। और इनिशियल वेक्टर क्या है, किसको रोटेट किया है तुमने, BC। तुमने BC को ऐसा रोटेट किया कि तुम्हें AB मिल गया। तो आर्गुमेंट ऑफ ये क्या लिखोगे तब, आर्गुमेंट ऑफ मतलब आर्गुमेंट ऑफ BA वेक्टर डिवाइडेड बाय BC वेक्टर का जो आर्गुमेंट होगा, मतलब ये जो एंगल है उनके बीच का एंगल π/3 है। तो अब बोलो BA वेक्टर को तब तुम कैसा लिख सकते हो, आर्गुमेंट ऑफ, अब BA वेक्टर को लिखो ना, जैसे मैंने कहा था Z माइनस Z1, मैंने AP वेक्टर को क्या लिखा, फिजिक्स में तुम लोग AP वेक्टर को क्या लिखते हो, अगर फिजिक्स में ये नहीं जानते हो तो मुझे बोलो सर मैं नहीं जानता हूं। अगर ये पोजीशन वेक्टर V2 है तो AB को कैसा लिखते थे, V2 माइनस V1। AB वेक्टर को क्या, तो V2 माइनस V1। मेरे ख्याल में फिजिक्स में ये चीज तुम जानते हो। तो अगर वही एफिक्स है Z1 और Z2, तो AP वेक्टर BA वेक्टर को क्या लिखोगे तब, Z1 माइनस Z2। Z1 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय Z3 माइनस Z2। Z3 माइनस Z2। किसी को लिखना है तो हर समय ये एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हो इसलिए ये पॉजिटिव होगा, मगर वही अगर तुम क्लॉकवाइज ले लेते, मतलब आर्गुमेंट ऑफ पहले तुम Z2 माइनस Z3 लिखते और उस Z3 माइनस Z2 लिखते और फिर Z1 माइनस Z2 लिखते, जो मैं नहीं लिख रहा हूं, तो नेगेटिव हो जाता।
तो डिपेंड करेगा कि तुम अगर ऊपर की ओर आ जा रहे हो तो ये प्लस पाई बाय 3 है, और अगर इसी चीज को ऐसा ड्रॉ कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा तब माइनस पाई बाय माइनस पाई बाय 3। मगर दोनों अगर लिखूंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं उस चीज को हटा रहा हूँ। किसी को लिखना है तो लिख लो ये पूरा, कहीं डाउट है तो बोलो, पहले लिख लो इसको, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, उसके बाद डाउट है तो पूछ लेना। आगे चलूं? नहीं सर, थोड़ा सा हो गया सर। 2 मिनट के रुकिए जा, मैं भी कुछ कर रहा हूँ तो करें। चलो तो एक छोटा सा एल्गोरिथम है तुम कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर सेम होता है, अगर मैं कहूं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर z और एक कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा है, तो अगर ये दोनों सेम होगा तो तुम इससे 2 इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। रियल नंबर में एक ही इंफॉर्मेशन नॉर्मली निकलता था, और यहाँ पे 2 इंफॉर्मेशन निकलता है। एक, अगर ये सेम है तो टेक मॉड्यूलस, तो क्या बोलोगे? टेक मॉड्यूलस, तो इसका मतलब है कि मॉड z इज इक्वल टू मॉड, सेम होगा, मॉडुलस भी सेम होगा। और अगर मैं टेक आर्गुमेंट दूं तो क्या बोल सकते हो? अगर दोनों नंबर सेम है तो आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ w होगा। तो प्रॉब्लम एक, कभी कभी ये आता है कि टाइप ऑफ ट्रायंगल बोलो, कोई एक इंफॉर्मेशन होगा, क्वेश्चन पूछेगा कि वो टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या है। तो अगर a ऑफ z1, b ऑफ z2 और c ऑफ z3 satisfies z1 minus z2 divided by z2 minus z3 is equal to 1/2 minus I root 3/2। अगर ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि जो ट्रायंगल है ABC, वो ट्रायंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या है, ये पूछ रहा है। जब कुछ मेंशन नहीं होता है तो ABC को हर समय एंटी क्लॉकवाइज में लेना, ये एक स्टैंडर्ड चीज है। वरना तुम बोल सकते हो सर ABC आप क्लॉकवाइज में भी ले सकते थे, पर ये स्टैंडर्ड फिक्स लिया जाता है।
तो अब चलो सॉल्यूशन को शुरू करता हूं। क्या अभी जो मैंने ऊपर वाला आर्गुमेंट वाला फॉर्म दिया था, ये अभी वो आर्गुमेंट वाले फॉर्म में है, z2 माइनस z3 इज इक्वल टू 1/2 माइनस आई इंटू √3/2। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये भी वो वाला फॉर्म नहीं है। क्यों? देखो ऊपर वाला जो फॉर्म था, ये फॉर्म को देखो, जिसके रिलेटिव में लेते हो तो यहाँ पे z1 और z1 ही आ रहा है, क्योंकि तुम्हें एक बार ए बी वेक्टर चाहिए और एक बार तुम्हें बी ए वेक्टर और एक बार बी सी ले रहे हो। पर यहाँ पे देखो z1 माइनस z2 है, z2 माइनस z3 है। तो ये तुम बोलोगे सर दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। इसे ठीक करने के लिए मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं z3 माइनस z2 ले लेता हूँ, तब ये वेक्टर मुझे -1/2 प्लस i√3/2। तो क्या तुम लोग मुझे बोलोगे z1 माइनस z2 कौन सा वेक्टर होगा? फिजिक्स से बोलो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैथ से बोलो। हालांकि z1 माइनस z2 कौन सा वेक्टर, डायरेक्शन के साथ आप बोलोगे ए बी या बी ए? बी ए z1 माइनस z2। तो इनिशियल फाइनल क्या होगा? z1 माइनस z2 में फाइनल क्या होगा, z1 या z2? z1। तो इसलिए बी ए होगा। तो ये वेक्टर तुम्हारे पास हो गया वेक्टर बी ए डिवाइडेड बाय z3 माइनस z2। ये कौन सा है? z3 माइनस z2, तो बी सी इज इक्वल टू -1/2 प्लस i√3/2। तो अब मैं इसमें दो काम कर सकता हूं। अगर मैं दोनों में मॉडुलस ले लूं तो मुझे क्या मिला? अगर मैं मॉडुलस ले लूं तो मॉड ऑफ बी ए बार बाय बी सी बार इज इक्वल टू √ओवर ऑफ, मैं इसका भी मॉडुलस ले रहा हूं, तो ये 1/2 स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर जो 1 है। तो इससे मुझे क्या मिला? मॉड ऑफ बी ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी सी, मतलब दोनों का लेंथ सेम है। तो बी ए और बी सी का लेंथ सेम है, बी ए और बी सी का। तो इससे एक चीज तो पता चल गया कि ट्रायंगल जो होगा वो मिनिमम आइसोसेलेस तो होगा ही। अब एंगल कैसे निकालूं? अगर दोनों के बीच में मैं आर्गुमेंट ले लूं तो क्या मिलेगा? आर्गुमेंट ऑफ बी ए डिवाइडेड बाय बी सी इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ -1/2 प्लस आई इंटू √3/2। तो x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। कौन सा क्वाड्रेंट बोलोगे? सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा हाफ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हाफ जो था वो 30 डिग्री के लिए होता था, नहीं 60 डिग्री के लिए होता था। तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में ये 120 डिग्री। तो आर्गुमेंट बी ए बाय बी सी कौन सा एंगल देगा बोलोगे? आर्गुमेंट बी ए बाय बी सी कौन सा एंगल देगा? ए बी सी। ये कौन सा एंगल दे रहा है? बी ए बाय बी सी, बी ए डिवाइडेड बाय बी सी। तो ये एंगल बी दे रहा है, एंगल ए बी सी। तो एंगल ए बी सी तुम्हें निकल गया कितना? 120 डिग्री। तो हेंस क्या हुआ तब? इसका मतलब है कि तुम्हें एंगल ए बी सी अगर 120 डिग्री होगा तो ओरिजिनल डायग्राम ये होगा। ऊपर मुझे नहीं पता था ओरिजिनल डायग्राम, अभी मैंने बनाया। तो ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, और ये लेंथ सेम हो गया। तो आंसर क्या होगा? दिस इज ऑब्ट्यूज एंगल प्लस आइसोसेलेस ट्रायंगल। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है, हाँ, कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर सेम है तो दो अलग अलग इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। सर थोड़ा नीचे कर दीजिए।
आगे चलूं? Yes. आगे चलूं? हाँ सर। हाँ बोल। हाँ बोल। सर इसमें आपको कैसे पता चला कि दोनों मतलब एक ही है कॉम्प्लेक्स नंबर? मतलब क्योंकि ये तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ है इक्वल टू, एक जेड और एक डब्ल्यू है, ठीक है? ओके ठीक है सर। प्रॉब्लम 2 मिनट रुको। चलो आगे चल रहा हूँ। सुनने में आ रहा है रे? हाँ सर। सर चलो प्रॉब्लम, इफ ए बी सी एंड UVW are complex number representing the vertices of two triangles such that C is equal to 1 minus RA plus RB and W is equal to 1 minus RU plus RV, where R is a complex number. Prove that triangles are similar. 45 सेकेंड सम लिखने के लिए। आगे चलूं? Let ABC and UVW are complex number representing the vertices of two triangle. A, B, C, तो ये A है, ये B है, ये C है, ये U है, ये V है और ये W है। इस दो रिलेशन में मुझे ये दो ट्रायंगल के बीच में रिलेशन चाहिए, तो ये दोनों ट्रायंगल के बीच में ऐसा कौन सा चीज है जो रिलेट कर रहा है, कौन सा वेरिएबल दोनों को रिलेट कर रहा है? कोई बोलेगा? ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो और R दोनों में R है? जो तुम्हें रिलेशन निकालना है, जो ट्रायंगल में रिलेशन निकालना है, उसमें R है क्या? ट्रायंगल में ABC है, UVW है, मतलब तुम कह सकते हो कि तुम्हें इस R को एलिमिनेट करना है, क्योंकि R का तो यूज नहीं है। तो अगर यहां से तुम R का वैल्यू निकालोगे तो वो निकलेगा C माइनस A बाय B माइनस A,
और यहां से अगर r का वैल्यू निकालोगे तो ये निकलेगा w माइनस यू बाय v माइनस यू। वो तो कर सकते हो। तो क्योंकि दोनों साइड ही r है तो इससे क्या मिला, c माइनस ए बाय बी माइनस ए इज इक्वल टू w माइनस यू बाय v माइनस यू। तो कौन कौन सा वेक्टर सेम हुआ, c माइनस ए कौन सा वेक्टर होगा, मुझे अच्छे से बोलोगे कौन सा वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल का बात कर रहा हूं। AC AC c माइनस ए ac डिवाइडेड बाय b माइनस ए, AB मैं अभी B। वेक्टर में हूं रे, ए बी। हाँ, ये अभी मैग्नीट्यूड नहीं है कि तुम बोलोगे सर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा दीजिए यहाँ पे। W माइनस यू या सिमिलरिटी वाला जो था W माइनस यू, ये क्या होगा, ये U होगा W। तुम्हारे पास WV यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय डब्ल्यू वी। मगर अगर ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका मैग्नीट्यूड सेम। तो मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा तो इसका मतलब ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू यू डब्ल्यू बाई यू वी। ठीक है, अब ठीक है, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है। और इनका आर्गुमेंट लेने से कौन सा एंगल मिलेगा, बोलोगे डायरेक्टली, डायरेक्टली बोलोगे। आर्गुमेंट ऑफ ए सी बाई ए बी, दिखा भी देता हूं, आर्गुमेंट ऑफ ए सी बाई ए बी इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ यू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई यू वी। कौन सा एंगल मिल रहा है, ए सी बाई ए बी। ACB एंगल तो BAC एंगल ए सी ऊपर है तो एंगल सी ए बी, और यहाँ पे यूवी ऊपर है तो एंगल वी यू डब्ल्यू। तो अब मुझे बोलो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल यू वी डब्ल्यू, मतलब अल्फा इज इक्वल टू बीटा मिल गया, एंगल अल्फा इज इक्वल टू एंगल बीटा और करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल मिल गया। तो क्या बोलोगे, सिमिलर ट्रायंगल। Similar। सिमिलर बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो ये ऑप्शन में होगा तो टिक मार्क कर देना। अब किसी को लिखना है तो लिख लो, सम तो थोड़ा लंबा है, 3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जाऊंगा। सर थोड़ा सा नीचे। चलो आगे चलूं। हाँ सर। चलो अब आता हूं कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन। कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन जिसे हम लोग कोनी मेथड भी कहते हैं। अगर तुम्हारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है ए बी
और एक वेक्टर AC है, तो मैं ये मानता हूं कि AB को मैंने थीटा डिग्री रोटेट कर दिया। मैं अभी ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं ये तुम्हें कह सकता हूं कि मुझे AC वेक्टर जो मिलेगा वो तब मिलेगा जब मैं AB वेक्टर को e टू द पावर I थीटा मल्टीप्लाई करूंगा। तुम बोलोगे सर क्यों माने आपका ये बात? एकदम सही बात है कि इससे आंसर आ जाएगा। तो अब मैं इसका प्रूफ बता रहा हूँ क्यों हो रहा है। मैं SBC में अगर प्रूफ बताऊं तो बहुत ज्यादा लंबा प्रूफ हो जाएगा, तो इसलिए मैं तुम लोगों को बता रहा हूं ओरिजिन लेके कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ये क्या है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ Z2 इज इक्वल टू Z1 इंटू ई टू द पावर I थीटा का मीनिंग क्या है। तो देखो, जब मैं Z2 इज इक्वल टू Z1 इंटू I थीटा देता हूं तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? Z1 e to the power I theta. तो this implies magnitude of Z2 is equal to magnitude of Z1 e to the power I theta का मैग्नीट्यूड क्या होगा? दिमाग में निकालो तो। e to the power I theta का मैग्नीट्यूड रूट ओवर cos का थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1। तो mod of Z2 is equal to mod of Z1। आर्गुमेंट लो तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 is equal to क्या मिलेगा? आर्गुमेंट ऑफ Z1 into e to the power I theta। तो इसका मतलब आर्गुमेंट ऑफ Z2 is equal to आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ ई टू दी पावर। मैं अभी थीटा को पॉजिटिव ले रहा हूँ। हाँ, मैं अभी थीटा को पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर्गुमेंट ऑफ Z1 और आर्गुमेंट ई टू दी पावर आई थीटा का आर्गुमेंट क्या था? थीटा। तो ज्योमेट्रिकली तब क्या हुआ? ज्योमेट्रिकली तब ये नहीं हुआ क्या? ध्यान से देखो, ओरिजिन से तुम्हारे पास एक एंगल, एक लाइन था Z1, ए ऑफ Z1। तुमने यहां से एक नया एंगल बनाया, क्या नया? एक वेक्टर बनाया B ऑफ Z2 सच दैट, इसका मतलब क्या हुआ? OB इज इक्वल टू OA, मतलब ये दोनों का लेंथ क्या है? सेम है। और इसका मतलब क्या हुआ? बोलो, आर्गुमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस थीटा। दोनों के आर्गुमेंट बीच ऑफ का एंगल Z2 के थीटा। इस दोनों के बीच का एंगल, मतलब ये वाला, तो ये लाइन जो था, तो ये तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 था ना, तो प्लस थीटा, तो ये थीटा है। इसका मतलब तुम ये कह सकते हो कि ये रिलेशन कुछ नहीं कर रहा है। ये रिलेशन क्या कर रहा है? Z1 को तुम्हें थीटा डिग्री घुमा के Z2 में लेके आ जा रहा है। तो इसीलिए मैं दोबारा नीचे लिखा रहा हूं और मैं लिखने का टाइम भी दूंगा कि Z2 इज इक्वल टू Z1 इंटू ई टू द पावर आई थीटा का मतलब होता है कि वी आर रोटेटिंग, और थीटा अगर पॉजिटिव है तो वी आर रोटेटिंग द वेक्टर। कौन सा वेक्टर? Z1 Z1 बाय एन एंगल थीटा। कौन सा डायरेक्शन? पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज टू गेट Z2। तो ऐसे ही अगर मैं कभी अभी तुम्हें अगर बोलूं Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z3 इंटू ई टू द पावर आई थीटा। ए का वैल्यू Z1 है, बी का वैल्यू Z2 है, सी का वैल्यू Z3 है। तो Z2 माइनस Z3 का मतलब BC इज इक्वल टू कौन सा वेक्टर? AC ई टू द पावर आई थीटा। इसका मतलब है क्या? वी हैव रोटेटेड द कौन सा वेक्टर? वेक्टर AC अबाउट किसके? अबाउट C विथ कौन सा एंगल? विथ एन एंगल थीटा टू गेट BC। इसका मतलब अगर ये C है, ये B होगा, ये A होगा, तुमने इसे कितना एंगल घुमाया? थीटा डिग्री घुमाया। काफी लंबा थ्योरी है, पहले इतना लिख लो, फिर समझ कराऊंगा तो और क्लियर होगा। पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जेईई मेंस एडवांस दोनों में लगता है, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन कोनी मेथड। ये 90% ऑफ थ्योरी को खत्म कर देगा। मुझे बोलते जाओगे, मैं नीचे लेते हुए जाऊंगा, 4 सम सॉल्व कराऊंगा तो और आसान हो जाएगा चीजें। कहीं डाउट होगा तो पूछो मुझसे। मेहनत करना तुम्हारा काम है, असाइनमेंट सीट देना मेरा काम है। मैंने भैया तुमसे बोल दिया, तुम लोग बोले कि सर कितना पढ़ना है, मुझे नहीं मालूम है, 5000 सम सॉल्व करना है। अब 5000 सॉल्व तुम 4 घंटे में सॉल्व कर सकते हो तो तुम्हारा यू विल गेट द रिजल्ट। 5000 सम तुम 3 महीने में सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट। तुम्हें 5000 सम सॉल्व करना है, बोर्ड और एंट्रेंस मिला के मैं बोल रहा हूँ मैथ्स का।
वो 5000 सम ढूंढने का भी जरूरत नहीं है, 5000 से ज्यादा सम मैं ही भेजूंगा तुम्हें। थोड़ा सा नीचे। और नीचे। ओ सॉरी, आगे चलूं? नहीं सर, थोड़ा सा लास्ट लाइन। ठीक है, तो ठीक है, मैं आ रहा हूँ 2, ठीक है, तो मैं आधे सेकंड में आ रहा हूँ, 30 सेकंड में आ रहा हूँ मैं। चलो आगे चलता हूँ, तो जरा ध्यान से देखो, हाँ प्लीज, हाँ।
प्रॉब्लम, यह एक रिजल्ट है। ये इफ A of Z1, B of Z2, C of Z3 makes, सुनने में आ रहा है, हाँ सर। हाँ सर। makes equilateral triangle, prove that Z1 square plus Z2 square plus Z3 square equal to Z1 Z2 plus Z2 Z3 plus Z3 Z1। तो ये एक रिजल्ट है। हाँ, तो इसका प्रूफ क्या है? A of Z1, B of Z2, C of Z3। अगर ये Z1 Z2 Z3 है और ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, क्या कह रहा है कि ये तीन एफिक्स है, मतलब एफिक्स का मतलब पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है Z1 Z2 Z3, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है, तो तुम्हें Z1 Z2 Z3 के बीच में एक रिलेशन चाहिए। तो वेरी गुड, अगर मुझे Z1 Z2 Z3 के बीच में रिलेशन चाहिए, तो अगर मैं ये वाला एंगल लेता हूं, तो ये एंगल मुझे π/3 मिलेगा। अगर मैं ये दोनों वेक्टर को आउटसाइड बना लूं, तो मैं BA वेक्टर को क्या लिख सकता हूं? बोलो ना। अच्छा ठीक है, रोटेशन मेथड मैं बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि ये दोनों का लेंथ तो सेम है, तो BA वेक्टर मुझे कब मिलेगा? बोलो, अगर मैं किसको, अगर मैं BC वेक्टर को कितना डिग्री घुमाऊं, कोई बोलेगा? π/3। π/3। कहीं भी डाउट है तो बोलोगे। हाँ, BA, अगर मुझे BC वेक्टर को मैं पाई मतलब e⁻⁰ π/3, मतलब मैंने रोटेशन कहाँ पे लगाया? रोटेशन एट B लगाया। मैं तो C में भी रोटेशन लगा सकता हूँ ना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर मैं ये लूं, तो रोटेशन एट C क्या होगा? कोई बोलेगा? रोटेशन एट C, नहीं, मैंने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। देखो, -π/3 लेने का जरूरत नहीं है। समझ में आया? जिस मुझे अच्छा लगा किसी ने -π/3 बोला, मगर समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने दोनों के लिए अलग अलग ले लिया रे, मैंने ये रोटेशन ले लिया है। अब मैं C में ले रहा हूं, तो C से मैं आउटवर्ड वेक्टर ले रहा हूं। ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखो। अब मुझे बोलो क्या मिला? मुझे वेक्टर के साथ बोलोगे, ये वेक्टर क्या होगा? बोलो। CB। CB ना, यहां से शुरू होगा, तो तुम्हें CB वेक्टर कब मिलेगा? CA जब तुम CA वेक्टर को e⁻⁰ e⁻⁰ अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या मिलेगा? BA/CB is same as BC/CA। BA का मतलब Z1 - Z2, CB का मतलब Z2 - Z3, BC का मतलब Z3 - Z2, CA का मतलब Z1 - Z3। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो Z1 - Z2 मल्टीप्लाइड बाय Z1 - Z3 इज इक्वल टू Z3 - Z2 मल्टीप्लाइड बाय Z2 - Z3। पूरा पूरी ब्रेक कर दो स्क्वायर करके, तो Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इक्वल टू एग्जैक्टली ये मिलेगा। मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये तुम लोग ब्रेक करके देख सकते हो। तुम भी, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं।
आगे चलूं? वो सर। ठीक है, लिख लो। आगे चलूं? हाँ सर। चलो, तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो कभी कभी तुम्हें ये रिजल्ट यूज करके भी कोई सम्स बना सकते हो। जैसे प्रॉब्लम देता हूं एक। इफ a belongs to real number and origin and non-real roots of twice z square plus twice z plus a is equal to 0 forms the three vertices of equilateral triangle. Find a. लिख लोगे क्या सम? 45 सेकंड्स दे रहा हूं। आगे चलूं? हाँ चलो, और टाइम हो ही गया। If A belongs to R and the origin and non-real roots of this forms a three vertices of equilateral triangle, find A. तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर तुम्हारे पास तीन वर्टाइसेस है, A Z1 है, B Z2 है और ओरिजिन जो है Z3 है, तो Z3 का वैल्यू 0 है। तो क्या इंफॉर्मेशन कुछ है? ये Z1 Z2 क्या है? क्वेश्चन पढ़ के देख पा रहे हो? नॉन रियल रूट्स ऑफ दिस फॉर्म्स एन इक्विलेटरल थ्री वर्टाइसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। दिस मींस क्या कि 2z स्क्वायर प्लस ट्वाइस z प्लस a इज इक्वल टू 0 हैज रूट्स क्या? Z1 एंड Z2, यही कह रहा है ना। तो ये अगर इसका रूट है तो सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा? Z1 प्लस Z2 -1। प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा? a/2। और अब कह रहा है कि a ऑफ Z1, b ऑफ Z2 और c ऑफ Z3 इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहा है। तो अभी कोई रिजल्ट दिया था? Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। तो दिस इंप्लाइज क्या? Z1 स्क्वायर के बदले क्या आ सकता है? Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर तो 0 स्क्वायर है, तो केवल Z1 Z2, क्योंकि बाकी सब तो 0 होगा। सुनने में आ रहा है रे? हाँ तो इसके बारे में क्या बोल सकते हो? क्योंकि तुम्हें इसका वैल्यू पता है ये वाला, तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 का क्या? होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस Z1 Z2 इज इक्वल टू कितना? Z1 Z2। तो अगर मैं सब वैल्यू डाल दूं तो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस Z1 इंटू Z2। तो Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर 1 इज इक्वल टू थ्राइस Z1 Z2 का वैल्यू क्या? a/2। तो दिस a इज इक्वल टू कितना बोल? 2/3। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलेंगे। तो ये आंसर है। 2 मिनट का टाइम देता हूँ। तो मतलब ये तो डायरेक्ट रिजल्ट का एप्लीकेशन है और कुछ नहीं है। जो रिजल्ट है उस रिजल्ट में मैंने एप्लीकेशन डाल दिया है।
तो सबसे बड़ी बात है कि मेहनत करना होगा सही मायने में। आगे चलूं, लिख लिया? थोड़ा सा हो गया सर। चलो आगे चलता हूं। अब क्या होगा अगर वेक्टर का लेंथ अलग अलग हो, तब कैसा होगा? ए, बी और सी। अब तो वेक्टर का लेंथ अलग अलग हो गया, तो ये अगर वेक्टर का लेंथ अलग अलग है तो क्या करेंगे? क्योंकि तब तो तुम नहीं बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हें ए बी को रोटेट करके ए से नहीं मिला, तुमने ए बी को खींचा भी है। मेरे ख्याल में फिजिक्स में हम लोग ये काम करते थे। तुम्हें मैग्नीट्यूड तो चाहिए नहीं, तो अगर इफ वेक्टर्स हैज डिफरेंट मैग्नीट्यूड, चिंता मत करो। क्यों सर? टेक यूनिट वेक्टर। एक बार यूनिट वेक्टर लोगे, खेला खत्म। क्यों? मैं तब ये कह सकता हूं कि एसी यूनिट वेक्टर मुझे कब मिलेगा? अब मैंने यूनिट वेक्टर लिया, कब? बोलो। जब मैंने ए बी वेक्टर को कितना डिग्री घुमाया? बोलो। e टू द पावर आई थीटा। अब एसी यूनिट वेक्टर को क्या लिख सकता हूं? एसी बार बाय क्या? मॉड ऑफ एसी इज इक्वल टू, किसी को डाउट? समझ में आ रहा है? इससे क्या फायदा हुआ? मैग्नीट्यूड सेम हो गया, बस तुमने रोटेट किया। किसी को लिखना है तो लिख लो, मैं आ रहा हूं 2 मिनट में। चलो शुरू करूं, एक प्रॉब्लम करवाता हूं। लिख लिया? लिख लिया होगा हाँ सर। प्रॉब्लम। चलो, ए Z1, B Z2 and C Z3 are vertices of triangle ABC if angle ABC is equal to pi by 4 and AB is equal to √2 times of BC, prove that Z2 is equal to Z3 plus I times of Z1 minus Z3। सॉल्यूशन लिखना है तो, क्वेश्चन लिखना है तो लिख लो, फिर सॉल्यूशन करवाता हूं। आगे चलूं? चलो, ए बी सी आर वर्टाइसेस ऑफ एबीसी, एंगल एबीसी पाई बाय 4 है। तो चलो शुरू करते हैं। ये ए है, ये बी है, ये सी है, एंगल एबीसी पाई बाय 4 है। चलो, ए बी का वैल्यू √2 टाइम्स ऑफ बीसी है। अगर बीसी एक्स लूंगा तो ए बी √2 एक्स है। दोनों को आउटसाइड ले लेता हूं। तो अगर मैं इसे काउंटर, अगर मैं रोटेशन एट बी लगाऊं तो क्या लिखूंगा? बोलोगे? कोई बोलेगा? क्या दोनों का लेंथ सेम है?
दोनों आर्म का लेंथ, नहीं, तो इसलिए क्या लगाओगे? नो सर। BA वेक्टर तुम्हें कब मिला? जब तुम्हें BC वेक्टर तुमने π/4 घुमाया। BA वेक्टर का मतलब BA by mod of BA is equal to BC by mod of BC ET पर π/4 का मतलब cos π/4 प्लस I sin π/4। अब सबका वैल्यू डालो। BA का मतलब Z1, ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है। Z1 माइनस Z2, BA का मतलब √2x, BC का मतलब Z3 माइनस Z2 डिवाइडेड बाय x cos π/4 1/√2 प्लस I इंटू 1/√2। तो √2x x √2x कैंसिल, क्या फायदा हुआ? यू गॉट Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू Z3 माइनस Z2 इंटू 1 प्लस I। अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें Z2 चाहिए, किसके टर्म में? Z3 और Z1 के टर्म में। तो ये कौन सा बहुत बड़ा बात है? इस Z2 को इस साइड लेके आ जाओ। तो Z2 1 प्लस I माइनस Z2 इज इक्वल टू Z3 1 प्लस I माइनस Z1। तो ये तो 1 और Z2 कैंसिल हो गया, तो I Z2 इज इक्वल टू Z3 1 प्लस I माइनस Z1। I से डिवाइड कर दे रहे, तो Z2 इज इक्वल टू Z3 1 बाय I प्लस 1 माइनस 1 बाय Z1। 1 बाय I का वैल्यू माइनस I था, तो दैट Z2 इज इक्वल टू Z3 1 माइनस I प्लस I Z1। तो दिस इज नथिंग बट Z3 प्लस I इंटू Z1 माइनस Z3। तो यही तो चाहिए था। खेला खत्म। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे आ गया नहीं, आज यहीं पे छोड़ रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्लास में और 90% ऑफ द टॉपिक खत्म है, कुछ और चीज करवाऊंगा और फिर हो सकता है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल भी शुरू कर दूं। किसी को लिखना है तो लिख लो। कल मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का डिस्कशन क्लास लूंगा। DPP आज रात को एक DPP भेजूंगा, हाँ, इस टॉपिक का, और कल एक TPP भेजूंगा। तो ट्राई करके देखोगे एक बार। 5000 सम का माइलेज है। 5000 सम करने के बाद अगर तुम्हें नहीं कहीं पे कुछ मिलता है तो मुझे बोलना। 3000 के बाद ही नहीं मिलता है तो मुझे बोलना सर आप गलत बोल रहे थे। मैं रेडी हूँ सुनने के लिए तुम्हारा ये बात कि सर मैंने 3000 सम किया है और देखिए मुझे रिजल्ट नहीं मिला। एग्जाम भी देना होगा साथ में, मगर केवल 3000 सम करने से नहीं होगा। ठीक है, 3000 सम करोगे, साथ में एग्जाम भी देना होगा तुम्हें, हाँ, क्योंकि ताकि एग्जामिनेशन का वो हैबिट हो जाए। तो 3000 में तुम मुझे बोल दोगे कि सर रिजल्ट मैंने दे दिया, मगर वो एक्सपेक्टेशन से कम आ सकता है। 5000 में करोगे तो मेरे ख्याल में तुम्हारा एक्सपेक्टेशन के अनुसार तुम रिजल्ट भी मुझे दिखा दोगे। लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलते हैं। आगे तो नहीं, आज यहीं पे छोड़ता हूँ जरा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आता हूँ। ठीक है, कल डाउट्स, मैं कल सब डाउट्स कल ही लेता हूँ। ठीक है, आज मैं डाउट्स नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, आज मेरे सर हाँ बोल। सर कल क्लास होगा क्या संडे का? डाउट, हाँ संडे क्लास होगा ही, हाँ मैं भेजूंगा ही, हाँ 3D वेक्टर का। ओके तो सर। भेज। सर और लास्ट क्लास का PDF नहीं मिला था मुझे। क्या बोलते हो? ओ तरीका A5 बैच में ना, तू मुझे याद दिला दिया करना, समझ में आया? क्योंकि तू ही एक उस बैच से अब आ रहा है। सर व्हाट्सएप में दिया था आपको। ठीक है, मैं अभी भेज दे रहा हूँ, A5 में भेज दे रहा हूँ। भेज दिया। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, चलो डाउट्स कल ही लेता हूँ। हाँ, बाकी जब डाउट्स भी है तो 10 बजे का ले लूंगा। हाँ बोलो सर। जो एग्जाम का वेबसाइट है ना, तो उसमें हाँ। लीडर बोर्ड का रैंकिंग एवरेज लेके होता है ना? वो हाँ, वो बस वो बेकार चीज है यार। मतलब वो लीडर बोर्ड मुझे लगा था कि इंडिविजुअल होता है, वो 11 12 सब कुछ का लेके हो जाता है एक साथ। वही हाँ, तो। मैं हाँ, उसे हटा दूंगा। हाँ, वो गलती, वो एक बार मैंने हटा दिया था, फिर से आ गया है वो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है सर। ठीक है, वो बेकार है। मतलब मुझे लगा था वो इंडिविजुअल एग्जाम का होना चाहिए, मगर नहीं है वो। हाँ सर ठीक ग्रुप ठीक, हाँ परफॉर्मेंस में ग्राफ दिखा रहा है।
हाँ, ग्रुप परफॉर्मेंस में अगर क्लिक मारो तो ग्राफ दिखाता है। और ग्राफ गलत या सही, क्या कौन सा दिखा रहा है? सही दिखा रहा है ना हाँ सही दिखा रहा है सर। वो ग्राफ? पहली बार तो मतलब पूरा लीडर बोर्ड को छोड़ के बाकी सब चीज सही है मुझे लग रहा है, वो लीडर हाँ। बोर्ड में एक प्रॉब्लम है बस। हाँ हाँ सर। ठीक है, चल फिर चल।